तो जैसा कि आपने देखा कि लॉक की चूड़ियाँ जो चैप्टर था हम इसे पढ़ रहे थे, जिसमें जो 2 मुख्य पात्र थे, एक स्वयं लेखक और दूसरा जो था बदलू। बदलू लेखक के मामा के गाँव में रहने वाला एक जो है लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला एक व्यक्ति था। स्वभाव से वो बहुत ही कोमल हृदय का और काफ़ी अच्छा व्यक्ति था। लेकिन जो है कभी-कभी वो थोड़ा-सा अभद्र हो जाता था, किन-किन मौकों पे जब-जब उसे जो है शादी के जोड़े के रूप में जब चूड़ियाँ लाख की चूड़ियाँ बनानी होती थी, तो उन मौकों पे वो थोड़ी-थोड़ी जिद किया करता था। इसके अलावा उसका व्यक्तित्व बड़ा ही सरल था, बहुत ही सीधा-साधा व्यक्ति था और वो मुझे बहुत मानता था, यानी लेखक को बहुत मानता था और बहुत उसकी कद्र करता था। अब जो है हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहानी में आगे और क्या हुआ। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। और ये जो चैप्टर है ये पार्ट स्पेशली आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि कैसे मशीनी युग में जो है चीज़ें बहुत ही अ, अलग होती जा रही हैं। यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ, आप अभी अपने-अपने स्पीकर ऑफ कर लीजिए और ध्यान से अपने माइक ऑफ कीजिए आप सभी। अब आगे देखिए, यहाँ हमने जो है ये भी देखा था कि क्या मुंगेरियाँ क्या थी, कैसे वो उनको बनाता था, है ना? और आपका जो है हम यहाँ इस पंक्ति पर थे। यहाँ आइए। यानी कि मेरे लिए मलाई भी बचा कर रखता था, याद है ना आपको? और आम की फसल में मैं रोज़ उसके यहाँ 2-4 आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिसके कारण वो मुझे अच्छा लगता था कि वह लगभग रोज़ ही मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता था। अब यहाँ जो है, यहाँ से आज नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर लेखक कहता है कि मैं बहुधा, बहुधा मतलब होता है अक्सर, हम लगभग ज़्यादातर, मैं बहुधा यानी हर बार, हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। यानी जैसा कि आप भी अपनी गर्मी की छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों, अपने सगे-संबंधियों के घर जाते हो और मुझे लगता है कि हर बच्चा लगभग मामा के घर तो ज़रूर जाता है। तो मैं भी मामा के घर घूमने के बाद जब गर्मी की छुट्टियाँ खत्म होती, तो 15 दिन या 30 दिन, महीना दिन रह के मैं स्कूल खुलने तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊँगा, तभी मेरे पिता का एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली का मतलब क्या होता है? जिसे आप साधारणतः बोलते हो ट्रांसफ़र हो गया, मतलब उनका जो है तबादला हो गया। और जब आपका रिश्तेदार का घर आपके पिता या आपके जो कार्यक्षेत्र के आस-पास होता है, तब तो जाना आसान होता है। लेकिन मान के चलिए कि आपका घर दिल्ली में है और अगर आपके किसी रिलेटिव का घर गाज़ियाबाद में है, तो इस तरह से क्या हो सकता है कि मुलाकात हो सकती है। लेकिन अगर आपके पिता का ट्रांसफ़र दिल्ली से सीधे केरल हो जाए, तो फिर दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि आप फिर अवॉइड करेंगे। आप जो है फिर आने वाले समय में अपने रिश्तेदार घर नहीं पहुँच पाएँगे। ठीक वैसा ही मेरे पिता के साथ हुआ कि मेरे पिता का एक दूर इलाके में ट्रांसफ़र हो गया, बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव ना जा सका। यानी हर साल जाता था, लेकिन 3-4 बार जाने के बाद, इसके बाद मैं नहीं जा पाया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया, तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। यानी ये क्या होता है कि समय के साथ हमारी रुचियाँ क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमें बचपन में करना पसंद था, वो चीज़ जो है हम बड़े होंगे तो हमें पसंद होगी। समय के साथ-साथ हमारी पसंद, नापसंद ये दोनों चीज़ें बदलती रहती हैं। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। मैं मामा के घर गया, लेकिन मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया कि मैं बचपन में बहुत जाया करता था उसके पास, ठीक है? इस बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियाँ काँच की चूड़ियाँ पहने हैं और आपको मैंने बताया भी था कि बदलू ऐसा व्यक्ति था जिससे काँच की चूड़ियाँ पहनने वाली महिलाओं पे बहुत जलन होती थी। वो मानता था कि चूड़ियाँ औरतों को लाख की पहननी चाहिए, काँच की नहीं पहननी चाहिए क्योंकि काँच की चूड़ियाँ बहुत नुकसानदेह हैं, गिरने पे या चोट-चपेट लगने पे उसका जो काँच है, वो नसों में या कलाइयों में धँस सकता है।
अब लेखक क्या कह रहा है, देख रहा है कि विरले ही हाथों में मैंने 1-2 चूड़ियाँ लाख की देखी। विरले का मतलब होता है इक्का-दुक्का। इक्का-दुक्का ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी और देखा कि भई ज़्यादातर अब तो गाँव की औरतें भी काँच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर चुकी हैं। तब एक दिन सहसा, सहसा का मतलब होता है अचानक, मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसने उसमें से उससे खून बहने लगा। अब ये दुर्भाग्य की बात थी कि मेरे मामा उस समय घर पर भी नहीं थे और मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब भी सहसा, सहसा यहाँ फिर इस्तेमाल हुआ है। सहसा मतलब अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया, यानी मुझे बदलू की याद आ गई और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊँ। चलो देखते हैं बदलू कैसा है, मिल ही आते हैं, बहुत साल हो गए, 7-8 साल हो गए। अतः शाम को मैं घूमते-घूमते उसके घर चला गया और बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। मैं जब वहाँ पहुँचा, तो पहुँचकर भई शिष्टाचार जो नमस्कार होता है, जो मुलाकात होती है, मैंने कहा, "नमस्ते बदलू काका।" "नमस्ते भैया।" उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि उसने मुझे पहचाना ही नहीं और बहुत देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारने का मतलब होता है देखता रहा, यानी पहचानने की कोशिश करने लगा कि भाई ये कौन अजनबी लड़का है जो मुझे आकर नमस्ते कर रहा है। अब जो है मुझे लगा कि अब मुझे पहचान नहीं रहा तो मुझे अपना परिचय देना चाहिए। मैंने कहा, "मैं हूँ जनार्दन। जनार्दन हूँ काका। आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था।" मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा क्योंकि उसे अभी भी नहीं याद आ रहा था कि कौन जनार्दन, कैसा जनार्दन। मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो और तब वह एकदम से बोल पड़ा, "आओ, आओ लल्ला बैठो।" यानी उसे याद आ गया कि ओहो ये लल्ला है, जनार्दन नाम बता रहा है, मुझे जनार्दन याद नहीं आ रहा हो, ये लल्ला है मेरा जो मुझसे रोज आकर के लाख की गोलियां ले जाया करता था। खुशी के मारे जो है बोला, "आओ, आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए।" मैंने कहा कि हाँ, इधर आना नहीं हो सका, कक्का। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। हम दोनों में बातचीत नहीं हुई और मैंने इधर-उधर दृष्टि दौड़ाई, नज़र दौड़ाई, देखा कि भई इतने सालों में देखूँ ज़रा क्या बदला हुआ है, कैसा दिखाई दे रहा है। तो न तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई और न ही भट्ठी। अब इसके नज़र आने का मतलब, ना आने का मतलब ये हुआ कि भट्ठी वाला काम उसका अब बंद हो चुका था। इसीलिए भट्ठी भी नहीं दिखाई दी और जिस मचिया पर बैठकर वो काम करता था, वो मचिया भी नहीं दिखाई दिया। अब मैंने पूछ ही लिया उससे, "आजकल काम नहीं करते कक्का?" उसने जवाब दिया, "नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गाँव-गाँव में काँच का प्रचार हो गया है।" वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, "मशीन युग है न यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता काँच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है।" यानी यहाँ पर जो है बदलू ये बता रहा है कि भाई मेरा ये जो बिज़नेस है, मेरा धंधा तो सालों पहले बंद हो गया। क्योंकि अब सभी लोग जो है फैशनेबल हो गए हैं, सभी लोग जो है नए दौर के हो गए हैं और किसी को भी लाख की वो भद्दी चूड़ियाँ पसंद नहीं है। सबको वो काँच की सुंदर-सुंदर, पतली-पतली चूड़ियाँ पसंद है और मशीनी युग हो जाने से सब काम आजकल मशीन से बन रहा है, चूड़ियाँ भी मशीन से बन रही हैं, खेत भी मशीन से जोते जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा, "लेकिन काँच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है।" ये कहते हुए फिर उस वह कहता है कि नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते-कहते उसे खाँसी आ गई और वह देर तक खाँसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा क्या होती है? श्वास की बीमारी होती है, जिसमें हमें जो ऐसे लोग जो ज़्यादातर धुआँ धूल या ऐसे भागों में
ऐसे कार्य क्षेत्रों में काम करते हैं, उनको जो है दमा की बीमारी की संभावनाएँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी उनके जो फेफड़े होते हैं ना, उसमें एक तरह की जो है एलर्जी हो जाती है और ऐसे लोगों की खाँसी जल्दी ठीक नहीं होती। तो मुझे उसके खाँसने के तरीकों को देखकर लगा कि भाई इसको दमा है और अवस्था के साथ-साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी का मतलब होता है ऐसी खांसी या ऐसी बीमारी जो कि सीजनल होती है, यानी मौसम के आने पर होती है। तो उसने कहा मुझे दमा नहीं है लल्ला, ये मत समझो कि दमा है और दमा से तुम डर रहे हो। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। ये उसने अपनी ओर से कहा। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा का मतलब होता है दुख, कष्ट, कोई समस्या छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। यानी एक मुहावरा है हाथ काट देना। इसका मतलब ये होता है कि आप सभी देखते हैं कि पहले क्या था, जब मशीनी युग का हमें फायदा भी है और मशीनी युग का हमें नुकसान भी है। क्योंकि जहां मशीनी युग ने एक तरफ हमारे समय और श्रम को तो बचाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग जो इस उस काम में उस धंधे से जुड़े हुए थे, उनको जो है बेरोजगार कर दिया। तो यही ये लाइन कह रही है कि मशीनी युग ने कितने लोगों के हाथ काट लिए, यानी वो लोग अब बेरोजगार हो गए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने फिर से उससे बोला, आम की फसल कब कैसी है कक्का? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। उसने कहा, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक का मतलब होता है खुशी से उत्तर दिया। कहा, अंदर अपनी बेटी को आवाज दी और उसको बुलाते हुए क्या बोलता है, कहता है, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, मुखातिब मतलब होकर मेरी तरफ देखते हुए, मुझे ध्यान से देखते हुए बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं कक्का, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। यानी यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि नहीं रहने दो कक्का, आम मत खिलाओ, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं नहीं, बिना आम खाए मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे भी दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। फिर मैंने उससे पूछा, गाय तो अच्छी है ना कक्का? उसने कहा, गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए, बेच दी, कहाँ से खिलाता। और इतनी देर में रज्जो, जो उसकी बेटी थी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लेकर आई। मैंने कहा, अरे ये तो बहुत है कक्का, इतने कहाँ से खा पाऊंगा। मैंने कहा। वह बोलता है, वाह वाह। वह हंस पड़ा, अरे शहरी ठहरे ना, अरे मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत का मतलब होता है टाइम, समय। एक बार में मैं तुम जितना मैंने आम तुमको इस समय खाने को दिया है, मैं इसका 4 गुना आम खा जाता था। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो। छांट कर का मतलब सेलेक्ट करके दो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो सुंदर सुंदर हो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम जो है अंजलि में लेकर मेरे ओर बढ़ा दिया। अंजलि का मतलब होता है दोनों हाथों में अपने जोड़कर आम रखकर मेरे ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठक गई मतलब रुक गई। मैंने उसके हाथों को देखा, गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। फब रही थी का मतलब होता है बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत जच रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा जाओ शहर से ले आओ। यानी मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि बदलू आम दिनों में किसी को भी जो है लाख की चूड़ियां फ्री में भी दे सकता था, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर
वो बहुत हिल्ला हुज्जत करता था। उसने जितने पैसे या जितनी बख्शीश माँगी और अगर उसे ना मिले, तो वह जो है बहुत नाटक करता था। तो यानी वो आखिरी जोड़ा था, जो उसने जमींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए बनाया था। लेकिन पैसे माँगने पर जब जमींदार साहब ने नहीं दिया, तो बदलू ने वो लाख की चूड़ियों का जोड़ा भी उनकी बेटी को नहीं दिया और वो चूड़ा उसने अपनी बेटी को दे दिया। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार मान कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यानी ये जो लाइन है ना, बहुत ही मार्मिक लाइन है। इस लाइन में सारे इस लेसन का, इस पाठ का अर्थ छुपा हुआ है। वो ये बता रहा है कि वो चाहता तो अपने जो है मुश्किल के दिनों में भी समझौता कर सकता था, लेकिन जैसा उसका जो व्यवहार था, जैसा उसका बर्ताव था, उसने जो है अपने आप को बदला नहीं, भले ही उसको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़े। तो यहाँ पर इस पाठ में हमें ये देखने को मिलता है कि इस ज़माने में किस तरह से मशीनी युग ने जो है, बदलू जैसे बहुत से होनहार जो कारीगर थे, इन लोगों के धंधे को चौपट कर दिया और कैसे जो है उनको बहुत ही समस्याओं से घिरा हुआ बना दिया। कैसे हम स्वयं ही अपनी संस्कृति, अपनी कला और अपनी जो पारंपरिक जो परिधान है, पारंपरिक जो चलन है, उससे अलग होते जाते हैं और दुनिया के हिसाब से एक नए चलन को अपना लेते हैं और जो है ये भी ध्यान नहीं रखते कि ऐसे लोग जिनका पारिवारिक भरण-पोषण उस धंधे से, उस व्यवसाय से चल रहा होगा, उनका क्या होगा। और ये बहुत ही अच्छा पाठ था, इसके प्रश्न अभ्यास भी आप देख सकते हैं। कहानी से कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें जो है पहला प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है कि बचपन में हुँ? सिंदूरी मतलब वो आम जिनका कलर ऊपर से रेड होता है, ठीक है? सिंदूरी वाले आम, ठीक है? फिर यहाँ प्रश्न देखिए कि बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो यानी कि बदलू के गाँव इसलिए जाता था, मामा के गाँव, क्योंकि बदलू जो था, उसे जो है गर्मियों की छुट्टियों में जब वह अपने मामा के घर जाता था, तो बदलू के घर इसलिए जाता था क्योंकि बदलू उसे लाख की रंग-बिरंगी गोलियाँ देता था। और बदलू मामा क्यों नहीं कहता था? क्योंकि गाँव के सभी लोग उसे बदलू काका कहते, इसलिए वह उसे बदलू काका ही कहता था। ओके, अब आप ध्यान से सुनिए, वस्तु विनिमय क्या? ऐसा नहीं है, वो लाख की भी बनती थी, काँच की भी दिखाई देती हैं, लाख की भी दिखाई देती हैं, लेकिन लेखक को जो है लाख की चूड़ियाँ और लाख की ही सी गोलियाँ पसंद थी। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? यानी वस्तु विनिमय क्या है? तो आपने लेखक ने इस पाठ में शुरू में ही आपने देखा कि वस्तु विनिमय क्या होता है? वह प्रणाली होती है जिसमें हम एक सामान के बदले दूसरा सामान एक-दूसरे से अदला-बदली करके अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं, जिसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? यानी इस में लेखक ने किस व्यथा को कि लेखक यह बताना चाहता है कि मशीनी युग से बदलू जैसे न जाने कितने कारीगर जो है अपने व्यवसाय को उन्हें जो है बंद करना पड़ा, उनके धंधे बंद हो गए और इसलिए ऐसे लोग और बदलू जैसे बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब चौथा और पांचवा प्रश्न भी है, ये आप अपनी ओर से ढूँढने की कोशिश कीजिएगा, कहानी से आगे भी जाकर कोशिश कीजिएगा। लिख कर लाना नहीं है, आप अपनी नोटबुक में लिखिए और जब भी विद्यालय खुलेगा, तो आप जो है अपनी नोटबुक को मुझसे चेक करा सकते हैं। व्हाट्सएप पे सेंड करना अच्छा नहीं लगेगा, आप अपना जो है नोटबुक पे बनाकर सुंदर-सुंदर लिख लीजिए और जो है अगर करना चाहें तो कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये जो लेसन है, ये जो पाठ है, ये समाप्त होता है। मैं चाहूँगा कि आप पुनः जो है इस पाठ को एक बार खुद जो है पढ़ने की कोशिश करिएगा और पढ़ते हुए जो है इसके प्रश्न उत्तरों को भी ढूँढने की कोशिश कीजिएगा। और इस तरह से जो है आपका एक पाठ पूरी तरह से क्या हो चुका है, आज हमने पढ़ लिया हुआ है। हुँ?
रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, कॉपियां तो मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपियां चेक हो रही हैं। लेकिन जो है एसएसटी में बहुत से लोगों की बहुत समस्याएं हैं, बहुत से लोगों ने उतना अच्छा लिखने की कोशिश नहीं की है। कुछ लोग तो उन्होंने इतना बेकार लिखा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों का भविष्य में क्या होगा। कुछ लोग गंभीर ही नहीं है अपने भविष्य को लेके, उन्हें बस सब चीजें हलवा लग रही हैं। और ऊपर से ही कोरोना ने स्कूल बंद कर दिया है, तो कितने लोग के तो और वारे न्यारे हो गए हैं भाई। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, घर पे रहना बन रहा है, घर पे खूब मस्ती हो रही है। तो ये मस्ती नहीं हो रही है, आप बर्बाद होने की कगार पर आ चुके हो। और आप बर्बाद हो जाओगे अगर आप घर पे जो है अपनी सेल्फ स्टडी को कंटिन्यू नहीं रखते हो तो। ये भाई अब आपकी समस्या है कि आपको कैसे इस खराब परिस्थितियों में भी अपनी स्टडी को चालू रखना है। विद्यालय अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि हर बच्चे को जो है ज्वाइन होना चाहिए, हर बच्चे का नुकसान ना होने पाए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो ज्वाइन ही नहीं हो रहे हैं। अब अप्रैल में भी टेस्ट होंगे आपके, मैंने एक पार्ट का पढ़ा दिया, अप्रैल तक एक पार्ट आप और पढ़ लेंगे, हिंदी का सिलेबस पूरा हो जाएगा। यूनिट टेस्ट आपकी जो है 20-25 अप्रैल के बाद से लग जाने वाली है। देखेंगे 15 के बाद हो सकता है सरकार का कुछ नया सर्कुलर आए। अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर देखेंगे, नहीं तो हम कोई ना कोई व्यवस्था तो बनाएंगे ही आपके लिए। अगर ऑनलाइन भी कराना होगा तो क्वेश्चन पेपर हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे, आप अपना चुपचाप ईमानदारी से अपनी जो है किसी कॉपी पे नोटबुक पे आप अपना क्वेश्चन लिख लीजिएगा आंसर उसके। भाई अगर आप, हाँ ठीक है देखते हैं। लेकिन लॉकडाउन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्टडी ही नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है तब आप अगली क्लास की लिंक आपको भेज दी जाएगी। मैंने ये पार्ट आपको पढ़ा दिया है, थोड़ा मुझे एक बार अपने अपने चेहरे दिखा दीजिए, ताकि मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को तो देख सकूं। भाई दिखा के तुरंत गायब भी हो जा रही हो आरुषि। कैमरा ऑफ नहीं करना है, कैमरा ऑन रखिए। अपने दोस्तों को तो एक बार सबको देख लीजिए। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया? और इसको ऐसे ही पढ़ा करिए। आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे अर्थ, बहुत सारी जो है पढ़ने की शैली आपकी जो है विकसित होगी कि भाई कैसे पढ़ा जाए, कैसे सुंदर सुंदर कहाँ उतार कहाँ चढ़ाव। बिल्कुल एक कहानी नुमा पढ़ने का जो है आपको ढंग आना चाहिए। ठीक है ना? तो ठीक है, इस पाठ के प्रश्नों का जो है आप उत्तर ढूंढ कर लिखिए। और अगले पीरियड में जो फ्राइडे को आएगा, तो फिर हम जो है अगला पार्ट जो है आपका पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिलेबस पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अच्छे चैप्टर्स हैं, हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप एक और काम करिए, अपने क्लासमेट्स जो आपके दोस्त हैं ना, आपको उनको कॉल करना चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए कि वो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। और फिलहाल हम तो उनसे बात करेंगे करेंगे, लेकिन आप उनके फ्रेंड हो, आपको ज्यादा उनको जो है वो करना चाहिए। ठीक है, ठीक है तब। ओके, आप सभी को नमस्कार। पुनः मुलाकात आपसे शुक्रवार को होगी। बाय एवरीवन। फैंटास्टिक। हम्म, केमिस्ट्री लिखा हुआ है ना ट्यूसडे, CHEM, तो कैम का मतलब हो गया कि उस दिन केमिस्ट्री में 9th के 2 चैप्टर हैं। आपने पीडीएफ को देखिए, आप खाली जब भी आपको समय मिले आप पीडीएफ अपना निकाल कर देख लीजिए, क्योंकि भी बुक्स तो मार्केट में भी आई नहीं है। ठीक है, तो आप, हाँ हाँ, 9th के 2 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, आप अपने 9th का पीडीएफ खोलिएगा एनसीईआरटी का, दिखेगा केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है। ओके, ठीक है तब हमारे लिए। हम्म,
भाई केमिस्ट्री आपका चैप्टर है, उसमें साइंस ही का केमिस्ट्री उस दिन 2 चैप्टर क्लियर करने हैं। अभी आपकी बुक कंबाइन है, लेकिन उसमें जो है केमिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं जो सर पढ़ाएँगे आज। ठीक है? ओके। हाँ, 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 सर ही पढ़ाएँगे आप। उसकी सेपरेट पीरियड्स हैं, उसमें डाली गई हुई हैं। ओके, ठीक है, फिर आपसे मुलाकात कल होगी।